चलिए बच्चों, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 4th यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाय होम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, द लाइबिलिटीज़ ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, टाइम एंड प्लेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, बट सब पे एक ना एक क्वेश्चन आने के चांस है बहुत ज़्यादा, और बहुत आसान है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से। ठीक है, पढ़ना। इसका हेडिंग है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। यार कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय प्रोमिसर और प्रोमिसी के तो ऑब्लिगेशंस होती है ना। आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, और जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है, तो आपके ऑब्लिगेशंस ही तो क्रिएट होते हैं ना। अब फ़र्क इतना होता है कि या तो वो ऑब्लिगेशंस आप कर चुके हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटर बायलैटरल कहते हैं, या आप में से किसी एक ने किया है, जैसे यूनिलैटरल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस पर तो डाउट ही नहीं है कि ऑब्लिगेशंस तो होते हैं और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अनलेस और अनटिल अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आप परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं है। जैसे देश अभी दुनिया भर में ऐसी सिचुएशन है कोविड की वजह से, जिसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो चुका है कि किसी वजह से जो पार्टीज़ है, आइदर वो प्रोमिसर हो या प्रोमिस हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा या नहीं कर पा रहा होगा, है ना। पैसे नहीं पहुंच रहे होंगे, बिजनेस डील्स कैंसिल हो गई होंगी, शादियां कैंसिल हो गई एक दूसरे की। बराबर है कि नहीं बराबर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सक्यूज़ड की जा सकती हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन राइज होती है जो इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कर दे। ये तो है। तो यहाँ लिखा भी है बच्चों, अगर आप लॉजिकली जाएंगे, ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है, या ऑफर टू परफॉर्म जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अनलेस, यानी करना ही है या करने वाले हैं आप, अनलेस वो परफॉर्मेंस आप गिव आउट ना कर दें या एक्सक्यूज़ ना कर दें ऐसी कोई प्रोविजन से जो इम्पॉसिबल हो, ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए जो इम्पॉसिबल हो, जो मैंने आपको भी बताया। जैसे प्रोमिसरी ख़त्म हो गया या प्रोमिसरी ख़त्म हो गई, ठीक है, या जो सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो गया, या सिचुएशन ऐसी राइज हो गई कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या लिखा है नीचे, द प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर को कोई वादा निभाना था और अगर वो ख़त्म हो गया, जैसे उसकी डेथ हो गई ना, लिखा ना यहाँ पर, अगर उसकी डेथ हो जाती है ना, परफॉर्मेंस के पहले, परफॉर्म करने के पहले, तो अनलेस कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर हो, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखा है कि प्रोमिसर के अलावा अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो बात अलग है, नहीं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म करना पड़ता ही है। लीगल हायर्स हम जिनको कहते हैं, ये जो वर्ड है ना, इस पर ध्यान देना। अनलेस कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोजिट, कुछ अलग अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो बात अलग है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो डेफिनेटली आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, चलो बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डेट। ए ने, है ना, बी को प्रॉमिस किया कि मैं एक सर्टेन डे को तेरे को गुड्स पे करूँगा, मैं डिलीवर करूँगा, है ना, ऑन ए पेमेंट ऑफ 1 लाख पे करने पर। ए डाइज बिफोर दैट डे। अब ए तो मर गया गुड्स डिलीवर करने के पहले, सो एज रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। अब ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाइंड है कि वो गुड्स डिलीवर करेंगे उसको, बी को। अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव गुड्स डिलीवर करेंगे तभी तो बी बाउंड होगा ना 1 लाख रुपए पे करने के लिए। लॉजिक समझा। ए के रिप्रेजेंटेटिव ये थोड़ा ना बोलेंगे आप पैसे दे दो, तो बी बोलेगा भाई तुम डिलीवर भी तो करो गुड्स को। तो फर्स्ट यू परफॉर्म देन आई विल परफॉर्म। तो प्रोमिसर को पहले परफॉर्म करना होगा, देन प्रोमिसी अपना काम करेगा, या तो प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव करे या प्रोमिसर खुद करे। क्लियर है, यहाँ तक समझा। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे। ए ने वादा किया बी को कि मैं आपके लिए पिक्चर ड्रॉ कर दूंगा एक सर्टेन डे पर, यानी डिसाइडेड है, और एक सर्टेन प्राइस पर, ठीक है। ए डाइज, अब वो दिन के पहले ही वो मर गया, सो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अब लोचा है ना, यहाँ ए जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको गुड्स डिलीवर करना था। गुड्स डिलीवर करने के लिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में किसी प्रकार की स्किल की ज़रूरत नहीं थी। गुड्स डिलीवर करना एक नॉर्मल चीज़ है, बट यहाँ आप एनफोर्स नहीं कर सकते ए के रिप्रेजेंटेटिव को। हो सकता हो पेंटर हो, सिंगर हो, समझ में, क्योंकि जिसका जो काम था, जो स्किल थी, वो वही कर सकता है। सो आप लॉजिक समझे मैंने क्या बोला, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, आप लॉजिक समझे मैंने क्या बोला आपको। तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी बिकॉज इट इन्वॉल्व यूज ऑफ पर्सनल स्किल। समझा क्या।
बी तो खुद कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पर्सनल स्किल के काम है और वो तो ए से करवाना ही चाह रहा था ना, ए के रिप्रेजेंटेटिव में काम करेंगे। सिंपल थॉट है ना। कोई कोई ऐसे स्किलफुल काम, जैसे सिंगर बोला ना मैंने आपको, ये डॉक्टर्स बोला या लॉयर्स बोला, या स्किल लगती है तो जिसके पास हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गए हम उसी से उम्मीद करेंगे कि भैया वही हमारा काम करके देगा। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो स्किल इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी ना। देखो यहाँ लिखा है यो पर्सनल नेचर का था, जिससे करवाना था वही करेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव का आप लाइबल नहीं बनाओगे। क्लियर है? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट एनालिसिस पढ़ लेते हैं इसकी, सेक्शन 37 की, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन आ सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बी एन एग्रीमेंट, वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, फिर वो एनफोर्सिबल होता है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, यस सर एग्री, विच सब्सिस्ट, वो ऑब्लिगेशन तब तक रहेगी जब तक कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना कर जाएं, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना कर जाएं। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर दी तो आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए, अब आपको कोई लाइबल नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर वो गुड्स दे चुका है तो नाउ आप यू आर डिस्चार्ज, अब सामने वाला आपको पे करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आप पेंट कर देते, मरने के पहले ही पेंट हो जाता, मतलब तो आप डिस्चार्ज हो गए। अब आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उस बी से उस पेंटिंग के पैसे ले सकते थे। सो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और प्रोमिसेस रिमेनिंग टू बी परफॉर्म, अगर अभी भी बाकी है परफॉर्म होने का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है। एंड इट इज़ द प्रिंसिपल एंड द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज। यानी अगर आपको अपने आप को डिस्चार्ज करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि, यानी सबसे प्रिंसिपल तरीका ना, सबसे मेन बेहतरीन तरीका ये है, यूजुअल तरीका ये है कि आप परफॉर्म कर दो तो आप ऑलरेडी डिस्चार्ज हो जाओगे, ठीक है। क्लियर है? सबसे बेस्ट तरीका ये। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट है, द बेसिक रूल इज दैट द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली, जैसा तूने बोला था वैसा ही परफॉर्म करेगा, तू चेंज नहीं कर सकता, याद है। यू कांट चेंज द कंडीशंस, यू कांट चेंज व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। अपन ने पढ़े, ऐसा अगर आप करोगे तो जो प्रॉमिसी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर सकता है। जो बोला था वही करना होगा, जो बेचने का वादा किया था वैसा ही बेचना होगा, जैसा ऑफर था वैसे ही एक्सेप्ट होगा वो, ठीक है। वैसे एक्सेप्ट किया गया तो आपको भी वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। दिखा ना इसमें एब्सोल्यूट, आपको वैसे ही परफॉर्म करना होगा एग्जैक्टली जैसा आपने वादा किया था, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर ए पार्टी हु वांट्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड टू हिम टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस फॉर हिमसेल्फ और ऑफर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर ए पार्टी यानी प्रॉमिसी हु वांट्स टू एनफोर्स द प्रॉमिस मेड टू हिम, अगर वो चाहता है कि उसके लिए किया हुआ प्रॉमिस एनफोर्स हो या वो परफॉर्म किया जाए उसके लिए, है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको पैसे मिले, ऊपर वाले एग्जांपल में, तो आपको भी तो गुड्स देने पड़ेंगे ना। लॉजिक समझ रहे हो? इफ़ अ पार्टी वांट्स टू एनफोर्स द प्रॉमिस, जैसे मान लो ऊपर उन्होंने पेंट कर दिया, अब पेंट करने के बाद अगर सामने वाला पैसे पे नहीं करेगा तो आप एनफोर्स करोगे, तो पहले आप तो पेंट करो। लॉजिक समझ रहे हैं? देखो यहाँ लिखा है, आफ्टर ओनली आफ्टर ही कैन आस्क अदर पार्टी टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस। पहले तुम तो गुड्स बेच दो, तुम गुड्स दे दोगे तो वो अपने आप 1 लाख रुपए दे देगा तुमको। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अपनी ड्यूटी को फुलफिल करो, खुद डिस्चार्ज हो, उसके बाद में आप खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो। सामने वाला अब आपको लाइबल नहीं बनाएगा, अब आप उसको लाइबल बनाओगे। क्लियर हुआ? तो सेक्शन 37 क्या बोलता है? इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू आइदर परफॉर्म, या तो परफॉर्म कर दो जो वादा किए थे, है ना, आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, जो ऑफर किया हो वो परफॉर्म कर दो। ये अपन पढ़े एग्जीक्यूटरी और बायलेटरल में। तभी आप अपनी लाइबिलिटी से रिजॉल्व हो जाओगे, एब्जॉल्व हो जाओगे, नो लाइबिलिटी रिमेन। क्लियर है? परफॉर्म करने पर आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अनलेस और अनटिल वो परफॉर्मेंस एक्सक्यूज्ड है, या वो परफॉर्मेंस गो आउट हो चुका है, या वो परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ सम, क्या पढ़ा है मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है, सम इम्पॉसिबिलिटी। कुछ इम्पॉसिबिलिटी आ चुकी हैं, जैसे अभी हमारे देश में सिचुएशंस है दुनिया भर में। क्लियर हुआ? क्या बोला? ठीक है, वेरी गुड। इसमें 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक्चुअल परफॉर्मेंस, नाम से लग रहा होगा, और ऑफर टू परफॉर्म। पहला क्या बोलता है एक्चुअल में? व्हेन अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डन,
ना, आपने जो वादा किया था वो आपने कर दिया, आपने गुड्स भेज दिए, आपने पेंट कर दिया, है ना, वॉट ही हैड अंडरटेकन, जो आपने वादा किया था टू डू, जो मैं बोला था कि मैं करूँगा, है ना, और आइदर ऑफ द पार्टीज फुल, दोनों में से कोई एक ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, ठीक है, दिए हुए समय पर, दिए हुए तरीके से, जो तरीका आपने कहा था करने का। इसलिए नीचे एग्जांपल दिया है, एक्स बोरो 5 लाख फ्रॉम वाई विथ ए प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, 1 लाख रुपये 5 लाख रुपये दिया और बोला 1 महीने में आपको मैं 1 महीने के बाद आपको पे कर दूंगा। एक्स पेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो बोला था वो कर दिया। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में उन्होंने गुड्स देने का वादा किया था और कर दिया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उनको पैसे दे दें। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? तो एक्चुअल का मतलब क्या हो चुका है, जल्दी बोलो, परफॉर्म हो चुका है, डन आ गया ना, मतलब आपने परफॉर्म कर दिया, आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, क्लियर है। दोनों पार्टीज अपने परफॉर्मेंस को फुलफिल कर चुकी हैं, तो दोनों की लाइबिलिटी क्या होगी? डिस्चार्ज, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। और नीचे है अब ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड, मतलब आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी आपने अपने तरफ से अपनी ड्यूटीज़ निभा ली हैं। टेंडर मतलब ऑफर टू परफॉर्म ही होता है, ध्यान रखना। यू आर वांटेड टू परफॉर्म। देखो, इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंसेस ड्यू है तो प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म, प्रोमिसर बोल रहा है मैं परफॉर्म करूंगा अपना ऑब्लिगेशन, या करना चाहता हूं, या मैंने कर दिया, देखो जो बोला था, बट वहां पर प्रोमिसी रिफ्यूज़ कर रहा है। कौन रिफ्यूज़ कर रहा है? प्रोमिसी, कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को अब एक्सेप्ट नहीं करता। ये तो गलत है ना, क्योंकि प्रोमिसर तो बेचारा परफॉर्म कर चुका है। देखो एग्जांपल क्या दिया है, पी प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर। पी ने गुड्स को लिया और जो जगह डिसाइडेड हुई थी, जो बिजनेस प्लेस होती है, वहाँ पर ले जाके उसने गुड्स को रख दिया। देखे आपने, बिजनेस आवर्स में, जो भी बिजनेस आवर्स होते हैं, लाइक 9 to 5, 11 to 6, जो भी बिजनेस आवर्स, रात को 2 बजे तो नहीं जाएगा। आर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आर ने उस जगह पर बोल दिया मेरे को तेरे गुड्स नहीं चाहिए, तो पी ने तो अटेम्प्ट कर दिया ना, तो पी तो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। जो उसने वादा किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको रिक्वायरमेंट थी, वो तो उसने कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया। तो नाउ ही कैन क्लेम, क्योंकि ये तो ब्रीच हो गया ना, आर ने तो ब्रीच कर दिया। आर बोलता मैं नहीं लूँगा, तो अब जो भी नुकसान होगा किसको? पी को, वो आर से वो क्लेम कर सकता है। जैसे गुड्स रखने के जो खर्चे हुए वो रिकवर कर सकता है, या वो किसी और को बेचेगा तो हो सकता है हाँ जो लेस अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है, डिफरेंस अमाउंट। समझा मैंने क्या बोला? तो ऑफर टू परफॉर्म का मतलब क्या हुआ? आप ऑफर कर रहे हैं, आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या आपने परफॉर्म कर दिया है बट सामने वाला उसके लिए रेडी नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, जैसे कोई लॉ चेंज हो गया, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, या कोई बाढ़ भूकंप, या अभी जो सिचुएशन अभी है ऐसी कोई इमरजेंसी, तो फिर वहाँ पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ हुआ है ये किसी इमरजेंसी की वजह से हुआ है। मगर यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में कोई इमरजेंसी नहीं है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझा मैंने क्या बोला आपको? पक्का? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो सर। सामने वाली पार्टी परफॉर्म कर चुकी है, जो उसने बोला था, दोनों ने कर दिया, दोनों पार्टीज़ ने। और यहाँ पर में क्या हुआ है, नीचे वाले में क्या बोल रहा है? और प्रॉमिसर ने कर दिया है, या जो वादा किया था वो करने की कोशिश कर रहा है, बट प्रॉमिस ही उसके लिए रेडी नहीं है। क्लियर है? यानी इस वाले में प्रॉमिसर कर चुका है, ठीक है, और ऊपर वाले में जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, ऊपर वाले में दोनों ने, एक्चुअल है ना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, दोनों अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर चुके हैं। क्लियर? फिनिश? पक्का? तो यहाँ कोई ऑब्लिगेशन बाकी नहीं है। समझा बच्चों? पक्का समझा है ना? सेक्शन 37 पे अपने को एक्चुअल और ऑफर, और 3 नाम है ऑफर टू परफॉर्म के, अटेम्प्टेड, ऑफर टू परफॉर्म जो बोला था वो करने का वादा, और टेंडर का भी मतलब वही होता है, आप करना चाहते हैं ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है? क्लियर है? पक्का समझा? तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, ये बेसिक रूल वाला जो पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसको भूलना नहीं है, और अच्छे से वीडियो में देखना मैंने क्या बोलने की कोशिश की हूँ। ठीक है? जो जो वर्ड्स के बारे में मैंने कहा है। ओके बच्चों, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे बाय होम इट कैन बी परफॉर्म। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। ये एग्जांपल मत भूलना, जहाँ पर स्पेशल स्किल आएगी, पर्सनल स्किल आएगी, वहाँ पर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फोर्स या उनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करेंगे। ठीक है? पक्का? चलो बढ़िया, ग्रेट।